आज हम इस पर विचार करने वाले हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं। भाषा शिक्षण गतिविधियां कि कौन-कौन से एक्टिविटीज हम करा सकते हैं ताकि भाषा के प्रति बच्चों में रुचि आए और अक्षर और उच्चारण। कल 3 तारीख को 3 मई को जो गतिविधि जो कार्यक्रम है वो है संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित गतिविधियां। 4 तारीख को क्रिया और कारक से संबंधित गतिविधियां हैं और ये कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के साथ-साथ कुछ गतिविधियां हम कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए भी हम रखेंगे। और व्याकरण में विशेषण से संबंधित गतिविधियां और स्टोरी टेलिंग, कथा वाचन कि किस तरह से बच्चों में कथा वाचन के प्रति रुचि जगाएं। रचनात्मक लेखन और गतिविधियां ये 6 to 10 के लिए है, जिसमें लेटर राइटिंग, अनुच्छेद लेखन, पत्र संवाद लेखन, संदेश लेखन, उससे संबंधित गतिविधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद 9 तारीख से लेकर 13 मई तक जो कार्यशाला होने वाला है उसका बागडोर संभालेंगी भुवनेश्वरी मैम, हमारे मुगलपेट बॉयज स्कूल की एचएम मैम है, हेडमिस्ट्रेस मैम है। तो ये कार्यशाला संभालेंगी 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक। उसमें लिंग और वचन 9 तारीख को, 10 तारीख को वर्तनी और लेखन और वर्तनी के साथ साथ वाक्य रचनाओं के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। 11 तारीख को काल और क्रिया और 12 तारीख को जो छोटी-छोटी गलतियां हम बच्चे ज्यादातर करते हैं की और की के अंतर में, और में, है और है में और मैं में, उनसे संबंधित जो भी त्रुटियां बच्चे ज्यादा करते हैं उस पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। और 13 तारीख को भाषा शिक्षण गतिविधियां इसमें LSRW मतलब लिखना, पढ़ना और बोलना और सुनना, इन चारों को किस तरह से और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है, बच्चों में भाषा के प्रति रुचि जगाई जा सकती है। तो आपको ये कार्यशाला 2 तारीख से लेकर 13 तारीख तक चलेगी, लेकिन 7 मई और 8 मई 2 दिन आपका छुट्टी है, वो 2 दिन कार्यशाला नहीं लगेगी। किसी कोई कार्यशाला से संबंधित कोई डाउट है या कोई संदेह है तो क्लैरिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में छुट्टी मांगूंगी। बाकियों से अनुरोध है कि म्यूट कर लें ताकि मेरी आवाज सब सुन सके। किसी को कोई संदेह है इस कार्यशाला से? अगर कोई कहना चाहते हैं कि मैम ये टॉपिक भी ऐड कर दीजिए, तो हम वो बाद में धीरे-धीरे ऐड करते जाएंगे। तो अगर कोई भी डाउट्स हैं कि नहीं मैम ये टॉपिक भी हमें और ज्यादा अच्छी तरह समझाना है, तो प्लीज आप मुझे बोल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं उन टॉपिक्स को इसमें जोड़ सकूं। तो हिंदी भाषा के प्रति रुचि कैसे जगाएं, आप बताइए। क्या क्या कर सकते हैं कि लैंग्वेज के प्रति बच्चा रुचि दिखाए, सीखने की कोशिश करे, क्या क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी आप अब तक बहुत सारे एक्टिविटीज क्लास में कराए होंगे, आप सबको पता होगा। मैम मैं कह सकती हूँ? हाँ प्लीज बोलिए मैम। मेरा नाम कविता है, जीपी पब्लिक स्कूल मेल नंबर से बात कर रही हूँ मैम। अच्छा, बच्चों को पहला कक्षा के लिए हम कैसे सिखा सकते हैं कि बच्चों को पहले रुचि पैदा करना है भाषा में। वो मैं कैसा कहती हूँ कि बच्चों को चित्रों के द्वारा, छोटी छोटी चित्रों को खींचकर बोर्ड में, उस चित्रों का नाम मैं हिंदी में ही बताऊंगी, उसको बच्चों को हिंदी में ही बार बार पूछने को मैं प्रोत्साहन करती हूँ मैम। एकदम सही मैम, बहुत अच्छे, क्योंकि चित्र जो है बच्चों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। और बताइए मैम। मैं बताऊं? हाँ प्लीज मैम, प्लीज बोलिए। हाँ मैम, जो मैंने कराया था बच्चों को, वो मैंने कविता के माध्यम से कराया था मैम। विद एक्शन मैंने उनको कविताएं कराई थी, जैसे बिल्ली कैसे बोलती है, तो उससे मैंने कविताओं के माध्यम से उनको करवाया। जैसे टमाटर के बारे में है, तो टमाटर का रंग जो है लाल रंग का होता है, उसको खाने से हमारा हेल्थ अच्छा होता है। तो उस कविता के माध्यम से मैंने उनको सिखाना शुरू करा मैम। बहुत अच्छा। तो इससे पता चलता है कि चित्र हैं, कविताएं हैं, गीत हैं, नृत्य है, नाटक है, ये सभी बच्चों को आकर्षित करते हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए। तो वैसे ही कुछ गतिविधियां हैं जो आप लोगों ने कहा है, वही मैं यहाँ पे लिस्ट आउट करके रखी हूँ, तो आप सबके साथ एक बार शेयर करना चाहती हूँ। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम जो क्विज है, जो हम सब क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के सभी बच्चों के साथ करवाते ही रहते हैं,
क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है क्विज करना, क्योंकि ग्रुप्स में हम जब डिवाइड कर देते हैं और जब उनको अंक देते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत अवार्ड वगैरह हम जीत गए हैं। तो प्रश्नोत्तरी क्विज जो है बहुत यूजफुल रहता है बच्चों में इंटरेस्ट जगाना उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। माइंड मैप जो है, माइंड मैप में 4 से हम सजेस्ट कर सकते हैं माइंड मैप के लिए कि अगर आपने एक क्या बोलते हैं एप्पल के बारे में या सेब के बारे में बच्चे को पढ़ाए हैं, तो सेब से संबंधित ये लाल रंग का है, ये मीठा होता है, या ये सेहत के लिए अच्छा है, ऐसे 4 वाक्य उस पर्टिकुलर चीज से संबंधित माइंड मैप हम करवा सकते हैं, चित्र भी बनवा सकते हैं। कविता वाचन, जैसे अभी मधु मैम ने कहा कि बच्चों से कविताएं करवा सकते हैं, और नहीं तो हम कविताएं बोलकर बनाकर उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। वाद विवाद कराना, ये 6 to 10 के लिए बहुत यूजफुल होता है। वाद विवाद किसी भी टॉपिक पर कि क्या पिज्जा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो देखिएगा आपका पूरा क्लास खड़ा हो जाएगा पिज्जा के बारे में बात करने के लिए, और उसके सपोर्टर्स बहुत ज्यादा होंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स ले लीजिए जहां पर वो वाद विवाद कर सके। एकांकी, ये बड़े क्लासेस के लिए है, 6 to 10 के लिए एकांकी करवा सकते हैं। मेरी फोटो मेरे विचार, ये छोटे बच्चों के लिए भी हम करा सकते हैं कि बच्चा अपना फोटो निकालेगा, से लगाएगा, और उस पर आधारित वो बता सकता है कि मैं बचपन में कैसा था, या मुझे क्या खाना पसंद है, या मेरी मनपसंद चीजें क्या है, उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। और खेल समेकित गतिविधियां, जो बाकी के सेशंस है उसमें मैं खेल समेकित गतिविधियों के बारे में जरूर चर्चा करूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे खेल खेल में जल्दी सीख जाते हैं। उसके बाद पठन एवं प्रतिक्रिया गतिविधियां जो है वो हायर क्लासेस के लिए बहुत यूजफुल होते हैं कि कोई भी चीज उन्हें पढ़ने के लिए दे दीजिए, उसके बाद वो अपना रिएक्शन, प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये कहानी अच्छी लगी, नहीं अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसका जो अंत है वो इस प्रकार है, मैं इस प्रकार का अंत नहीं चाहता हूँ, तो वो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। बाल पत्रिका से रचना को पढ़कर कवि लेखक का परिचय देना, तो हमें बच्चों को कहना होगा कि बाल पत्रिकाएं खरीदिए, या न्यूज़पेपर में जो छोटी छोटी कहानियां या कविताएं आती है उन्हें संग्रहित कीजिए और उसके बारे में पढ़िए, उससे संबंधित कवि और लेखक के बारे में परिचय इकट्ठा कीजिए और कक्षा में सुनाइए। किसी भी चीज की समीक्षा करना, कोई भी चीज पढ़कर उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करना। और स्वपरिचय आई थिंक क्लास 2 से हम करवा सकते हैं, अपना परिचय देना, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहती हूँ, मैं क्या पढ़ रही हूँ, किस विद्यालय से हूँ, और इस तरह का अपना परिचय, साथ में अपने फैमिली मेंबर्स का परिचय दे सकते हैं। जैसे जैसे हायर क्लासेस बढ़ते जाएंगे तो उनका परिचय देने का विधान है, या कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए, विशेषणों का प्रयोग करते हुए वो बच्चे कर सकते हैं। तो भाषण हम छोटे कक्षाओं में भी करवा सकते हैं कि मेरा परिवार, मेरा देश, मेरी गाय, ये छोटे छोटे विषयों पर वो भाषण दे सकते हैं। और जैसे जैसे 6 to 10 में आते हैं तो उसके अनुरूप हम भाषण के जो विषय हैं थोड़े और बड़े दे सकते हैं। समाचार वाचन, हम हमेशा सोचते हैं कि हिंदी में न्यूज की क्या आवश्यकता है, पर बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बच्चे न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं या कहानियों की किताबें पढ़ना शुरू करेंगे या देखना शुरू करेंगे तो उनके मन में रुचि जरूर जगेगी। और क्लास में एक ऐसी गतिविधि जरूर रखिए कि महीने में एक बार बच्चा समाचार पत्र लेकर आए और उसकी 2 पंक्तियां कोई भी कहीं पर से कविता से संबंधित या खेल से संबंधित है जरूर पढ़े और सुनाए। खुद का समाचार भी बना सकते हैं। रेडियो जॉकी, ये 6 to 10 के लिए मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छी तरह से रेडियो जॉकी कर पाते हैं, और वो हम बोल सकते हैं कि आप रेडियो सुनिए, वहां पर किस तरह से वो बात कर रहे हैं, उसकी एकदम 1 या 2 लाइन भी अगर वो कक्षा में प्रस्तुत कर सके तो बहुत बड़ी बात। थोड़ी कविता थोड़ा रैप, ये आप क्लास 3 से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 3 में पहला जो पाठ होता है हमेशा कविता ही होती है, तो उसे कविता के रूप में भी पढ़ेंगे और बच्चों से कहेंगे कि आप उसे रैप में भी कन्वर्ट कीजिए। बच्चे बहुत खुशी खुशी कहते हैं, क्योंकि क्लास 3 और 4 के बच्चे कविताओं जो दोहे हैं, काल करे सो जो आज कर, उसको ही उन्होंने रैप में कन्वर्ट कर दिया, और बच्चे एक्ट करते हो यो सिंह के वो इतने फैन है कि उसकी ट्यून में डालकर उन्होंने काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, उसको पूरी तरह से रैप में उन्होंने प्रस्तुत किया था। सुर संगीत और कविता, कुछ बच्चे बहुत गाना सीखते हैं, कुछ कर्नाटक म्यूजिक वगैरह सीखते हैं,
हिंदुस्तानी सीखते हैं, तो उन बच्चों से हम कह सकते हैं कि उन कविताओं में राग डालें और संगीत के रूप में प्रस्तुत करें, और कविताओं को और ज्यादा मतलब किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी प्रस्तुत कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि बच्चे एक तो संगीत के प्रति रुचि लगेगी, दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब देखते हैं कि हाँ कोई दूसरा बजा रहा है तो उनमें भी उसे बजाने की रुचि आएगी। मेरी फोटोग्राफी और मेरे अनुभव, ये बहुत अच्छा सेशन था। एक बार बच्चे बाहर घूमने गए थे अपने परिवार के साथ, तो वहां उन्होंने कुछ फोटोज ली। ये कब हुआ, जब हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। तो हमने कहा था कि आप अपने परिवार के साथ कहीं गए हैं और वहां की कोई भी मतलब 1 या 2 फोटोग्राफ्स डालकर एक पीपीटी बनाइए और उसमें आप अपने अनुभव लिखिए। बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से लिखा। कुछ जो बच्चे कोडाईकनाल गए थे, कुछ बच्चे जो राजस्थान घूमने गए थे, वो अपने चित्र लगाकर उन्होंने जो फोटोग्राफ्स लिए थे अपने सेलफोन से, उसे पीपीटी में डालकर अपने अनुभव को उन्होंने पेपर पे लिखकर उसे फोटो निकालकर क्रॉप करके बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उसे प्रस्तुत किया। तो मेरी फोटोग्राफी और मेरे अनुभव देखिएगा, बच्चे जरूर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नुक्कड़ नाटक है, नुक्कड़ नाटक हमेशा फेमस रहा है स्ट्रीट प्ले, जिसमें बच्चे गाते तो हैं ही, साथ में डांस भी कर पाते हैं और साथ में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं। ये मैं नुक्कड़ नाटक जो है क्लास 6 से लेकर 10 तक के लिए सजेस्ट करूंगी, क्योंकि छोटे कक्षाएं जो मुझे नहीं लगता कि वो उतनी अच्छी तरह से नुक्कड़ नाटक समझ पाएंगे। आइए शब्द शब्द खेले, ये अंताक्षरी है, हम सब क्लास में खिलवाते रहते हैं। अच्छा, क म ला ला, अब ला से आप शब्द बनाइए, तो वो लाल, फिर ला से शब्द बनाइए। तो ये जो शब्दों का खेल है हमेशा क्लास में जरूर करवाइए। इससे क्या होता है कि शब्द ज्ञान भी पढ़ते हैं और साथ में बच्चे जो हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अभी एक मैम ने मुझे बताया था कि चित्रों को शब्दों में बांधना, मतलब चित्र बना दीजिए और उसके आधार पर शब्द चुन चुन के लिखिए कि उसमें कौन सा चित्र है, क्या है, आइडेंटिफाई करना। और कहानी को आगे बढ़ाना, हमने कोई कहानी दे दी, आधा में ही छोड़ दी कि बिल्ली आई रोटी खाई और उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। तो एक एक बच्चा उसमें अपना एक एक पॉइंट जोड़ते जाएगा और अंत में एक पूरी कहानी बन जाएगी। इस तरह की कुछ गतिविधियां बच्चों में रुचि भी उत्पन्न कर सकती है और साथ में भाषा ज्ञान का भी विकास हो सकता है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी गतिविधियां हैं, लेकिन मैं बस इतनी गतिविधियां ही डाल सकी हूँ क्योंकि इसके बाद भोगरा मैम को कंटिन्यू करना है। तो मेरा पहला उच्चारण में टीचर्स नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। हम जब छोटों को, जब प्राइमरी वालों को जब हम सिखाना शुरू करते हैं तो नॉर्मली हम स्वरों से शुरू करते हैं। तो लिखने का जो तरीका होता है उससे पहले हमें बच्चों को बताना है, क्योंकि बच्चे तो अंग्रेजी लिखने में निपुण हैं, सीख लेते हैं पहले अंग्रेजी लिखना और प्रादेशिक भाषाएं सीखना शुरू कर लेते हैं। जब हिंदी की बात आती है तो क्या होता है, उनको ये समझाना है कि लाइन के नीचे लिखना है और हमेशा हिंदी के अक्षरों को लेफ्ट से राइट लिखना है। वो तो नॉर्मली अंग्रेजी में भी ऐसे ही करते हैं। ये दो तीन चीजें हमें पहले से बताना है ताकि बच्चा बाद में त्रुटि के साथ ना लिखे। ओके, तो हिंदी शब्दों का लेखन हमेशा दाएं से बाएं होना चाहिए और अक्षरों को रेखा के नीचे लिखना अनिवार्य है। जैसे कि हम मान लीजिए, पता नहीं मेरा ये ग्रीन कलर क्यों आ रहा है टीचर्स, नॉर्मली व्हाइट आता है, नॉर्मली मेरा व्हाइट आता है गूगल क्लासरूम में, ये पता नहीं ग्रीन का क्यों आ रहा है। मान लीजिए ये वाला लाइन है, सब हम सबको मालूम है कि लाइन के नीचे हिंदी लिखना जरूरी है, पर बच्चों को मालूम नहीं है। तो पहला जो हमें बताना है यह है कि लाइन हमेशा लाइन के नीचे ही लिखना है, हिंदी लेखन हमेशा लाइन के नीचे ही लिखना है, क्योंकि छोटे बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम शुरू करते हैं तो उनको नॉर्मली आता है अंग्रेजी एक लिखते हैं, एप्पल ऐसे लिखते हैं, है ना? सही बात है, सही बात है। तो एक सॉरी टीचर्स, ये जो जूम है ये नया है हमारे लिए, इस तरह लिखते हैं, है ना? तो हिंदी लिखते वक्त यह सबसे पहले बताना है कि हिंदी अक्षरों को लाइन के नीचे लिखना चाहिए।
ये जरूर बहुत जरूरी है टीचर्स। मेरा फेस भी दिख रहा है क्या? नहीं तो मेरा केवल स्क्रीन दिख रहा है उषा मैम? नहीं, फेस भी दिख रहा है, फेस भी दिख रहा है, स्क्रीन भी दिख रहा है। ऐसा क्यों मैम? जब आपने शेयर किया केवल आपका स्क्रीन दिख रहा था उषा मैम। नहीं, उषा मैम का भी फेस दिख रहा था। टीचर्स मैं इतना टेक्साली तो नहीं हूँ, तो प्लीज मैनेज। तो नहीं ये बहुत अच्छा है मैडम, बहुत अच्छा करो। अक्षरों को रेखा के नीचे लिखना अनिवार्य है, ये हमें पहले बताना है। और जब बच्चे दो लाइन के बीच लिखते हैं, जबकि मान लीजिए ये एक लाइन है और ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, तो अगर बच्चे लिखते हैं तो अक्षरों को सेकेंड लाइन में छुए नहीं। नॉर्मली बच्चों का हैबिट क्या होता है, डबल रूल इस तरह लिखते हैं, है ना? इस तरह लिखते हैं नॉर्मली बच्चे, डबल लाइन को दोनों लाइन्स को यूज करते हैं। तो हमें ये बताना है कि हिंदी अक्षर बंदर की तरह है, वो केवल हैंग होता है, ऐसे लटकता है। 2-3 बार हम एक्शन से छोटे बच्चों को सिखाएंगे तो अपने आप सीखेंगे। तो हिंदी लेटर्स का लिखना ऊपर लाइन के नीचे है और लेटर्स बस हैंगिंग होना चाहिए, ओके। और जब लिखते हैं ये जो शिरोरेखा होता है ना, टॉप लाइन जो लिखते हैं हिंदी में, हिंदी अक्षरों में, यह यूनिक ऑफ हिंदी लैंग्वेज टू हैव दिस टॉप लाइन। बाकी सभी भाषाओं में ये वाली चीज नहीं है, संस्कृत में है। तो जो शिरोरेखा होती है उसे कंप्लीट लेटर लिखने के बाद ही लिखना है। तो नॉर्मली लाइन को देखकर बच्चे क्या करते हैं, अगर ई लिखना हो तो पहले वो ऊपर का लाइन डालते हैं, फिर उसके नीचे ई लिखते हैं। यह बिल्कुल गलत है। लिखते समय पहले लेटर को कंप्लीटली लिखना है और एंड में ही टॉप लाइन डालना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह शुरू में ही हम बताते जाएंगे तो सीख लेंगे बच्चे, ओके। और 3 बातें मैंने बताई, एक तो लेटर हैंगिंग होना चाहिए, दूसरा लेटर दूसरे लाइन को टच न करे, और तीसरी बात पूरा वर्ण लिखने के बाद ही बच्चों को ऊपर का लाइन लिखना है, ओके। इस तरह हम सभी अक्षरों को सिखाते जाएंगे। कुछ ऐसे अक्षर हैं, मैं साफ करती हूँ बोर्ड, 1 मिनट। कुछ ऐसे अक्षर हैं हिंदी में जिनका लाइन शिरोरेखा जब लिखते हैं तो ब्रेक करना पड़ता है ना? सब लोग जानते होंगे, पर इस बात को हमें जरा जिक्र देना है। जैसे कि भ लेटर को लिखते वक्त ऊपर का जो शिरोरेखा है वो केवल वो खड़ी पाई के ऊपर है, ठीक है टीचर्स? खड़ी पाई सब लेटर्स के लिए खड़ी पाई, हिंदी अक्षरों में सभी अक्षरों में खड़ी पाई वो स्टैंडिंग लाइन जो है उसको बोलते हैं। तो सभी अक्षरों के ऊपर वो खड़ी पाई के ऊपर वो शिरोरेखा डालते हैं, है ना? तो कुछ ऐसे अक्षर हैं हिंदी में जिसके ऊपर ये खड़ी पाई पूरी तरह ये टॉप लाइन नहीं जाएगी, जैसे कि भ, I hope all of you know this, ध लेटर, और था, च, स्र, स्र, ओके। कभी कभार टीचर्स श के लिए भी, शहर जो श है उसकी जो ऊपर की शिरोरेखा है उसको भी ब्रेक करते हैं, जो गलत है टीचर्स। श के लिए ये पूरा लाइन आ जाएगा, ठीक है? श लिखते वक्त पूरा लाइन आएगा, ठीक है? तो जब इन शब्दों को हम, इन लेटर्स को, इन अक्षरों को हम वर्ड के बीच में लगाते हैं तो डेफिनेटली वो ऊपर का जो लाइन ब्रेक होना है। जैसे कि मैं लिखती हूँ नभ, न भ, तो लिखते वक्त यह ब्रेक करना जरूरी है, पक्का ब्रेक करना है। इन सभी वर्णों के लिए जब ये वर्ण वर्ड्स के बीच में आते हैं तो इनका जो क्या है वो जो इन अक्षरों को बीच में थोड़ा
ब्रेक करके लिखना है, जैसे कि प्रधान, तो इंश्योर दैट द लाइन इज ब्रोकन। जरूरी है टीचर्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन राइटिंग हिंदी। ये सब अभी हम बच्चों को शुरू में ही बताएंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। और ये जो लेटर अ है, कौवा लिखते हैं, कौवा लिखते वक्त कौवा लाइन को ब्रेक करके लिखना है, ठीक है टीचर। ये भी रूल है कि आ ये जो लेटर्स बीच में आते हैं तो उसको कंटिन्यूअसली नहीं लिखते, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो लेटर इंट्रोड्यूस करते वक्त ही अगर हम लोग ये सब कर लेते हैं तो उनको सीखने में सुविधा होगी, बच्चे समझ जाएंगे और इन वर्ड्स को रिपीटेडली लिख कर उनको प्रैक्टिस करने के लिए दे देंगे तो ये गलती कभी नहीं करे। ओके, कोई डाउट है टीचर्स? कोई डाउट? नहीं मैम, नहीं मैम, नहीं मैम। हर एक वर्ण का उच्चारण उससे संबंधित चित्रों को दिखाते हुए करना चाहिए। नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं, अगर हम संबंधित चित्रों को दिखाएंगे तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट ही बहुत अलग है। बच्चे पहले चित्र को देख लेंगे, उसको समझेंगे, उसका हिंदी वर्ड भी सीखेंगे। डबल यूज है, एक तो हिंदी वोकैबुलरी सीखेंगे और दूसरा हिंदी अक्षर उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो हिंदी वोकैबुलरी भी सीखेंगे। तो हर एक वर्ण को जब भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड एक और बात है टीचर्स, जब वर्णों का इंट्रोडक्शन होता है, स्वरों का इंट्रोडक्शन होता है, सारे के सारे मत दीजिए टीचर्स, 5-6 डिपेंडिंग ऑन द क्लास। अगर क्लास 1 हो तो केवल 2 इंट्रोड्यूस कीजिए, रोज एक क्लास के लिए केवल 2 या मैक्सिमम 3, उससे ज्यादा अगर आप दिखाएंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। छोटे बच्चे लर्निंग अच्छे से ग्रास्प करते हैं, पर एक साथ सबको हम बर्डन देंगे तो समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या होता है, वो ब्लाइंडली वो मेमोराइज करते हैं, जैसे कि वो टेबल्स मेमोराइज कर रहे हैं उस तरीके से वो मेमोराइज करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इफेक्टिव लर्निंग नहीं होगा। हमारा उद्देश्य यह है कि स्वरों को सिखाना, व्यंजन अक्षरों को सिखाना, पर वो जब बच्चों तक पहुंचता है वो सही तरीके से नहीं जाता। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ। 2 मैक्सिमम 3, 2 ही काफी है। 2 लेटर्स पर डे बेटर है, बेस्ट टीचर्स। तो 2 जब सिखाएंगे, उस वर्ण के साथ बहुत सारे पिक्चर्स ऐड करके, फ्लैश कार्ड्स या पिक्चर्स या बोर्ड पर आप ड्रॉ कीजिए, सिखाएंगे। इस तरीके से सिखाएंगे so that they learn lot of vocabulary, बहुत सारे वर्ड्स याद कर लेंगे। जैसे कि हम अ से के लिए अनार, अजवाइन, अमरूद, इस तरह बहुत सारे वर्ड्स देकर बच्चों से बोलवाएंगे तो वो जो उच्चारण का जो लय होता है, रिदम होता है, वो भी वो सीख लेंगे। हर एक लेटर को बोलते वक्त कोई रिदम की फिक्स होती है ना। आ तो आलू, आट, आमीन, ऐसा बहुत सारे वर्ड्स बच्चों से बोलवाएंगे बारी बारी से, तो वो आ का जो प्रोनाउंसिएशन है वो उनके मन में बैठ जाएगा। तो 1-2 करेंगे, साथ साथ लेखन भी बता दीजिए। पहले बोलना है, उसके बाद लिखना है, यह ऑप्ट कीजिए। पहले बोलवाएंगे बच्चों से, उसके बाद लिखेंगे बोर्ड पर और कॉपी में लिखाएं। तो इस तरह से करेंगे तो इट विल बी अ वेरी इफेक्टिव टीचिंग। अक्षरों का उच्चारण पहले सिखाएं, बाद में लेखन सिखाएं, दैट इज इम्पोर्टेंट। और जैसे कि मैंने कहा, डिपेंडिंग ऑन द क्लास, अगर मान लीजिए क्लास 5 के लिए आप सिखा रहे हैं, लेक्चर शुरू कर रहे हैं, तो वहां पर 5 अक्षर 6 अक्षर एक साथ मिलाकर सिखा सकते हैं। 1 and 2 के लिए 2 या 3 मैक्सिमम। ओके, तो अक्षर से बनने वाले अन्य शब्द भी सिखाएं, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे वर्ड्स बोल कर उनको सुनकर वो मन में बैठ जाएगा उच्चारण। तो इस तरीके से करेंगे तो बेहतर होगा। ओके टीचर्स, और अगर हो सके तो आप कुछ टंग ट्विस्टर्स अपनी ओर से बनाकर टू स्टार्ट द क्लास, मोटिवेट करने के लिए, तो कुछ टंग ट्विस्टर्स देंगे तो बच्चे रिदम भी सीखेंगे, फन एक्टिविटी भी हो जाएगा और उनको वो उच्चारण का भी प्रयास हो जाएगा। ओके, टंग ट्विस्टर्स हम कुछ बना सकते हैं अपनी ओर से। ओके, ये सोचा मैम।
यस मैम। हाँ, यहाँ पर द्वित्व वन व्यंजन संयुक्ताक्षर दो व्यंजनों के जोड़ से होता है ना, जो व्यंजन दो व्यंजनों के जोड़ से संयुक्ताक्षर होता है। यहाँ पर 2-3 तरीके से दिया जा गया है, मैंने किताबें भी देखी। तो संयुक्ताक्षर में एक तो संयुक्त व्यंजन है, जैसे हम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उसके बाद य र ल व श श स ह लिखते हैं, उसके साथ लास्ट में हम लिखते हैं क्षत्र ज्ञ स्र, है ना। इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। कुछ किताबों में इनको संयुक्ताक्षर भी बताया गया है, कुछ किताबों में इनको संयुक्त व्यंजन बताया गया है। ओके, यस उषा मैम, आपको कुछ कहना है? मैम दिस इज द्वित्व व्यंजन, जिसमें हाफला फुल्ला आपका मतलब सेम सिमिलर वर्ण, ठीक है। संयुक्ताक्षर ये है क्षत्र ज्ञ श्र। या यही तो मैं बोलने वाली थी मैम, इसमें भी मैंने दो स्लाइड तरीके चेंज से नहीं बताया किया। ओके ओके, स्लाइड चेंज करो। दो तरीके से है, इट डिपेंड्स ऑन द बुक दैट यू यूज। ओके, संयुक्ताक्षर संयुक्त व्यंजन है, और संयुक्त वर्ण जैसे कि इत्थ, प्रसिद्ध, लुप्त। मैम स्लाइड चेंज करती हूँ, एक मिनट, स्लाइड चेंज करती हूँ। हाँ, संयुक्त वर्ण जो है विद्या, जैसे कि मैम ने दिखाया है प्रकार, इत्थ प्लस र, प्रसिद्ध। तो इन दोनों को जोड़कर एक साथ भी लिखते हैं, द ध एक के नीचे एक लिखते हैं। इसके अतिरिक्त ये द्वित्व व्यंजन जो है वो उसी वर्ण का दोबारा प्रयोग, रिपीट प्रयोग ऑफ द सेम लेटर, बिल्ली, चक्का, पक्का, अम्मा, डिब्बा, इस तरह के द्वित्व व्यंजन जो है रिपीटेड यूज ऑफ द सेम लेटर, इसको दो बार प्रयोग होता है, इसको द्वित्व बोलते हैं। तो संयुक्ताक्षर एक क्षत्र ज्ञ स्र, इसमें भी वही तो मैंने कहा, जैसे कि मैम ने बताया संयुक्ताक्षर क्षत्र ज्ञ स्र व्यंजनों के साथ जोड़ते हैं, इसको कभी कभार बोलते हैं संयुक्त व्यंजन भी बोलते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज, जैसे कि आपकी किताब में दिया गया है उस तरह आप प्रयोग कीजिए। ओके, हो गया मैम उषा मैम? यस मैम। तो आई थिंक मैम ने बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। तो स्वर और व्यंजन में प्रोनाउंसिएशन का, उच्चारण का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे यहाँ पर उच्चारण संबंधी अशुद्धियां देख लीजिए। भारत देश हमारा है, झरना बहता है, कबूतर दाना चुगता है, मेरा चाता टूट गया, धरती हमारी माता है, घर में माँ है, आज मैं बहुत थक गई हूँ। तो ये अशुद्धियां आप उच्चारण संबंधी अशुद्धियां ही हैं, क्योंकि बच्चा ब और भा का अंतर जान नहीं पाता है, ज और झ का अंतर जान नहीं पाता, क और ख का अंतर नहीं जानता। तो ये अशुद्धियां कैसे ठीक करें? तो हमेशा जैसे मैम ने कहा कि हाथ लगा के बोलिए क ख, अगर हवा बाहर आता है तो ये ख है। तो इसके अलावा बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं अगर इस तरह की एक्टिविटीज करवाएं। उनको बोलिए एक छोटा सा पेपर लीजिए, क, पेपर हिला नहीं हिला, ख, पेपर हिल रहा, तो वो एक्टिविटी कराइए। उससे क्या होगा कि बच्चे बहुत खुश होते हैं, छोटे बच्चे स्पेशली, सब पेपर फाड़ के रेडी रहेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रोनाउंस करना। यहाँ देखिए भारत है, भारत जब हम बोलते हैं ये पेपर नहीं हिलेगा, भारत, तो एक हवा का एक झोंका जैसा आकर इसको टच करता है। तो जब आप शुद्धलेख करवाएं वर्ड से उन्हें लिखने के लिए, तो भारत, भा, भा, उस पर फोकस कीजिए। और इस तरह के छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स जरूर बनाइए और बच्चों से बोलिए कि ये क्या है, बा, ये क्या है, भा, बा, भा। इसमें रंग दो अलग अलग हैं, एक लाल है एक हरा है, क्योंकि रंगों का बहुत ज्यादा दिमाग पर असर होता है छोटे क्लासेस में। 1, 2, 3 हमेशा रंग बहुत जल्दी कैच करते। तो आप छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बनाइए, बच्चों आइडेंटिफाई कीजिए और उनको बोलिए प्रोनाउंस कीजिए, क्या इसमें हवा मुंह से बाहर आती है, नहीं आती है, तो फिर ये आपका ब है और ये आपका भा, भारत देश हमारा है। उसी तरह त और थ, त और थ दोनों एक साथ कभी मत दिखाइएगा, अलग से दिखाइए। त से तरबूज, त, ये सभी जो है ना टंग टच होते हैं, मुंह में हमेशा टच होता है।
तो ये त है और ये था, थ से थर्मस था। तो जब आप बोलते हैं तो हवा मुंह से बाहर निकलती है। इस तरह के छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स आप जरूर बना लीजिए और अलग अलग रंगों का प्रयोग कीजिएगा कि अगर आपने लाल रंग लिए हुए हैं तो उसी के हिसाब से दूसरा एकदम कॉन्ट्रास्ट कलर की ग्रीन लीजिए, ब्लैक लीजिए, ताकि बच्चा उस कलर के हिसाब से याद रख सके कि त और था, द धा, च छा, ब भा, यही है जहां पर बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। और कभी ये मत बोलिएगा कि ये पहला का है, ये दूसरा का है, नहीं, पहला और दूसरा कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली मैम, बच्चे यही बोलते हैं। का अगर भारत लिखने के लिए बोलेंगे तो बच्चे पूछेंगे मैम फर्स्ट ब सेकंड ब। तो उसके लिए बोल दीजिए कि घर वाला घा या गरम वाला गा। वर्ड बोलने के लिए बोलिए कि बेटा गरम वाला गा अलग है, घर वाला गा अलग है। तो हमेशा बच्चों के लिए टेस्टिंग यही है, बेटा प्रोनाउंस करके देखिए, भारत, भा बोलने से हिल रहा है, उस तरह से। तो ये वर्ड जरूर प्रैक्टिस करवाइए। और जब भी बच्चा वो गलती करे, जैसे भारत, बहुत बच्चे इवन 9th और 10th में भी भारत यही स्पेलिंग लिख देते हैं, तो उसको एक कलर पेंसिल से आप जरूर कीजिए। बच्चों को बोलिए कि कलर का प्रयोग कीजिए, ब और भ, द और ध, ज और झा, वो वर्ड के साथ, झरना, झा। तो बोलिए कि लाल रंग से लिखे या ग्रीन से लिखे या कोई भी जो फेवरेट उसका कलर है। और हमेशा क्रेयॉन्स का प्रयोग करवाइए या स्केच पेन का प्रयोग कराइए मात्रा के लिए। और ये जो शब्दों का उच्चारण है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा 1 to 5 के लिए। और कोई डाउट्स हैं प्रोनाउंसिएशन में या उच्चारण में, कहाँ आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों के साथ, तो वीकली वंस जरूर इस तरह के शब्दों का उनसे श्रुतलेख करवाइए और ऐसे कुछ वर्ड्स बोर्ड पे लिख दीजिए, तो बार बार उसे रिपीट करें। क्योंकि अभ्यास से क्या होता है कि बच्चे वो वर्ड्स फॉलो हो जाते हैं और बाद में वो गलतियां रिपीट होने लगती हैं। जैसे मैम ने कहा रा के रूप से संबंधित जितने भी वर्ड 3 या 4 हों, बोर्ड के कॉर्नर में जरूर लिख कर रखिए। एक वीक तक उन वर्ड्स को वहीं पे रहने दीजिए। मैम क्या होता है, बच्चे ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करते हैं। हम क्या करते हैं, कैलेंडर के पीछे अगर व्हाइट पार्ट है तो उसमें पूरे रा के जितने भी 3 या 4 शब्द हैं बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर टांग के छोड़ देते हैं क्लास, और वो एक वीक तक वहीं रहता है। और उसके बाद नेक्स्ट वीक जो है ई और ई मात्रा के 2 या 3 शब्द, तो बच्चे देख देख के उस वर्ड को याद रख लेते हैं। अच्छा ये छोटी की मात्रा और ये बड़ी की मात्रा है, ये भारत है, ये बारात है, तो वो डिफरेंस वो याद है। अभ्यास है और कुछ नहीं। आपको ये मात्रा, हाँ सही बात है, और ऊ मात्रा में फर्क जानना है ना। ऊ मात्रा लिखते हुए हमें यह ध्यान में रखना है कि वो खड़ी पाई जो है, मैंने बताया ना, खड़ी पाई उसके नीचे ही ऊ मात्रा जोड़ा जाता है ऑलवेज। जहाँ पर हिंदी अक्षर 3 प्रकार के हैं, बस कुल मिला के व्यंजनों को लेके तो 3 प्रकार के हैं। कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिनकी पूरी खड़ी पाई रहती है, जैसे कि का, पा, मा, सा, इस तरह। कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनकी छोटी खड़ी पाई होती है, पूरी तरह नहीं लिखते, जैसे कि ट, थ, त, इस तरह। और हिंदी में एक वर्ण है जिसकी कोई खड़ी पाई नहीं होती। कौन सा है? जो वर्ण की खड़ी पाई नहीं होती वो कौन सा है? र। लिखते वक्त खड़ी पाई नहीं होती। दिखता है पूरा बोर्ड? ऊपर लिखिए मैम, ऊपर लिखिए, ऊपर लिखना है। एक ओनली लेटर इन हिंदी जिसकी खड़ी पाई नहीं होती व्यंजनों में। तो कुछ ऐसे व्यंजन है जिनकी पूरी खड़ी पाई होती है, और ऐसे व्यंजन है जिनकी आधा है। ओके, और र एक लेटर है जिसमें खड़ी पाई नहीं होती। तो जहाँ पर पूरे खड़ी पाई होती है वहां पर हम ऊ मात्रा टचिंग द लेटर इस तरह लिखते हैं, जैसे कि का, सर्कल, टर्न। ये सर्कुलर होना जरूरी है। स्मॉल सर्कल एंड अ कर्व, ये ऊ मात्रा है। किसी को स्मॉल सर्कल एंड अगर हम उसको उस तरह खींचेंगे तो वो ऊ मात्रा बन जाएगा। तो फू, फू, मु,
सू। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल, जहां पर खड़ी पाई पूरी तरह नहीं होती। यहाँ पर इसको बेस को टच करके वो मात्रा लिखते, थू, तू, थू, इस तरह लिखते। और रा के लिए केवल रा एक ऐसा लक्षण है जहां पर रा वो मात्रा बीच में लगाते, बिना सर्कल। र के लिए सर्कल बिना लिखना है, इस तरह नहीं लिखना टीचर्स। वो मात्रा इस तरह नहीं लिखते, वो मात्रा बिना सर्कल लिख के और वो मात्रा सर्कल के साथ देख नहीं मैम वो ऊपर लिख दीजिए, ऊपर लिखिए, वो बड़े ऊपरी मात्रा है। थोड़ा साइड में कर लिए मैडम, साइड में कर लिए। मात्रा बीच में इस तरह बिना सर्कल, यहाँ पर सर्कल नहीं आएगा। और वो मात्रा र के लिए सर्कल के साथ इस तरह लिखते। ठीक है टीचर्स? रू के लिए सर्कल नहीं आएगा, रू के लिए सर्कल आएगा, यही अंतर है। ओके, हाँ जी, हाँ जी। सेम रूल होल्ड्स गुड फॉर ऑल अदर लेटर्स। ओ मात्रा सर्कल के साथ टर्न इनसाइड, वो मात्रा सर्कल के साथ पुल इट आउटसाइड। ओके, यस मैम। कोई डाउट? नहीं मैम। थैंक यू मैम। और आप इस तरह के फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं परफेक्ट मैम, परफेक्ट, ताकि बच्चे हाँ कर पाए। और एक बना के रखी हूँ आगे। अभी बनाया मैम आपने उषा मैम? हाँ, साथ में कागज रखी हुई थी। वेरी थॉटफुल उषा मैम, वेरी थॉटफुल। दूसरा कागज कहीं उड़ गया शायद। इधर तो आओ। सही है। तो ये राउंड अगर है तो ऊ है, अगर करेक्ट, यहाँ पे गोल है तो रू है, रू। अगर नहीं है तो ऊ। करेक्ट। और इस तरह के छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बनाकर आप बोर्ड पे लगा दीजिए और उससे जो शब्द हैं एक कॉर्नर बॉक्स में लिख दीजिए और उन्हें बोलिए कि वर्गीकृत करें। तो उस आधार पर बच्चे लाकर रूप में कौन सा बड़ा या छोटा वहां पे लगा के वो सेग्रीगेट करेंगे। उससे एक एक्टिविटी भी हो जाएगी और साथ में वो याद भी रखेंगे कि रू कहाँ आता है और रू कहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो और एक और बात टीचर्स, मात्रा ए ओ औ मात्रा लिखते वक्त नॉर्मली बच्चों का हैबिट है मात्रा लिखते वक्त, मान लीजिए गौरैया, गौरैया, इसको बोलते वक्त हम ऐसे नहीं गौरैया नहीं बोलते, गौरैया ऐसे बोलते। तो यहाँ पर मात्रा जब लगाते हैं इसको कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, केवल ऐसे स्टिक करके। ये बिल्कुल गलत है टीचर्स। हिंदी भाषा में ये जो शिरोरेखा के ऊपर जो मात्राएं डालते हैं ए ओ ये चार मात्राएं जब लिखते वक्त हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह सर्कल के साथ नीचे आए, क्लॉकवाइज सर्कल और नीचे निकालना, क्लॉकवाइज सर्कल और नीचे ले आना है। ये प्लीज इंसिस्ट कीजिए, यह लाइंस ऊपर मैचस्टिक्स की तरह बिल्कुल नहीं लिखना। They should not write that way. हिंदी की अलग सुंदरता होती है लिखते वक्त। हिंदी की सुंदरता यही है कि मात्रा लिखते वक्त ऊपर से लिखते वक्त सर्कल, क्लॉकवाइज सर्कल और नीचे की तरफ ले आना। ये प्लीज इंसिस्ट टीचर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाउंडेशन अगर हम ठीक से लेंगे तो बच्चे जल्दी पकड़ लेंगे और सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। हैंडराइटिंग अच्छा होगा तो बहुत ही बेहतर प्रेजेंटेशन भी अच्छा ऑटोमेटिकली हो जाएगा।